तो इन द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, स्टार्टिंग में तो हमने उसका नीड देख लिया कि बुक कीपिंग क्या होता है, क्यों होता है। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रेजिम, है ना। आपने बहुत बार जो टीवी सीरियल्स आता है कि नहीं, चाणक्य का आप बता लो या चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का आप देख लो, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो रेजिम था लगभग आज से 800 1000 साल पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे उनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको बोलते थे चाणक्य या कौटिल्य। उन्होंने एक बुक लिखा, ही रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। आज भी हम हमारा जो इकोनॉमिक्स है उससे क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, राइट है ना। तो इसी नाम से उन्होंने क्या लिखा, बुक लिखा, where in some references can be traced regarding the way of maintaining accounting record। जहां पर ये अर्थशास्त्र को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे कि हम ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये जो बुक कीपिंग सिस्टम है ये न्यू सिस्टम नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और एंशिएंट इंडिया में इसके कंटेंट हमें मिलते हैं। और धीरे धीरे बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, देशी नामा। आज की भी तारीख में हम इसे देशी नामा या बही खाता ऐसा बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो अपने पास क्या रखते हैं, एक बुक रखते हैं नोन एज बही खाता या देशी नामा। जिस दिन आप देखो दीपावली होती है ना, तो उस समय पर वो क्या करते हैं, इस बुक का क्या करते हैं, पूजा करते हैं और एक न्यू ईयर के जैसे स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कोई शॉपकीपर वगैरह है ना, स्पेसिफिकली उसका जो शॉप का बुक रहता है जिसमें वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, देशी नामा कहते हैं या हम कहते हैं बही खाता, ठीक है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। तो पहले जो वेल्दी पर्सनालिटीज होती थी वो क्या करते थे, अपने लिए एजेंट रखते थे। क्या रखते थे, एजेंट। एजेंट मतलब फॉर एग्जांपल आई एम इन मुंबई, आई हैव सम बिजनेस इन बैंगलोर। तो बैंगलोर तो मैं बार बार ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वहां पर मैंने एक एजेंट को रख दिया जो वहां की देख रेख करेगा, ठीक है। एंड वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 3 months, वंस इन अ क्वार्टर आई विजिट बैंगलोर। वहां पर मैं जब जाऊंगा तो मैं उस मैनेजर से, उस एजेंट से पूरा रिपोर्ट लूंगा, बताओ मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, आपने ये कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। तो ये जो एजेंट होते थे तो वेल्दी पर्सनालिटीज के क्या करते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते थे। दे प्रिपेयर अकाउंट्स पीरियोडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके लिए वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर करते थे। द रिकॉर्ड ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट वर फाउंड इन द 12th century itself। आप डेबिट और क्रेडिट के रिकॉर्ड देखेंगे। अब डेबिट क्रेडिट क्या है, ये एक टर्मिनोलॉजी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। कुछ जाता है तो कुछ आता है, उसका जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें एक फैक्टर को डेबिट करना पड़ता है और एक फैक्टर को क्रेडिट करना पड़ता है। दैट वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ग्लिम्सम ही आप देख लो कि जो डेबिट क्रेडिट होता है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो हमें कब मिल गया था, 12th सेंचुरी में मिल गया था, है ना, 12वीं शताब्दी। मतलब कब बोल रहे हैं, आज से 800 साल पहले, 800 years बिफोर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की अब बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की। पहले जो रिकॉर्ड मेंटेन होते थे वो इतने सिस्टमैटिक नहीं थे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेस किया और आई हैव पेड 5000 रुपीज, है ना। कोई गुड्स परचेस मैंने किया है, आर्टिकल परचेस किया, ऑब्जेक्ट परचेस किया है और मैंने कितना पे किया, 5000 रुपीज। तो मेरे बुक में मैं सिर्फ क्या लिखता था, 5000 रुपीज पेड, ठीक है। बट यहां पर एक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, देयर आर 2 ट्रांजेक्शन। आर्टिकल आया, ट्रांजेक्शन नंबर 1, और कैश गया, ट्रांजेक्शन नंबर 2। कुछ आया और कुछ गया, है ना। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हुए। तो अकॉर्डिंग टू लूका दे बार्गी पेसियोली, लूका दे बार्गियो पेसियोली 1494, ये जो पर्सन था ये एक इटालियन मर्चेंट और मैथमेटिशियन था, ठीक है। इसने एक सिस्टम बनाया नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम।
और इसका थियरी ये था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट नहीं होता। इफ समथिंग गोज आउट देन समथिंग कम्स इन, कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर इन्होंने इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के रूप में एमर्ज किया और फिर इसके अंदर आगे के जो डेवलपमेंट्स थे वो भी किए। ठीक है। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी, हमें पता है औद्योगिक क्रांति जब हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुई, है ना, लार्ज स्केल ऑपरेशंस वर कैरिड एंड joint stock companies emerged as an important forms of organizations। तो ऐसे टाइम पे जो बिग बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जायंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एमर्ज हुए जिनका टर्नओवर लैक्स ऑफ रुपीस में होता था, विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, उसके ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं। ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, एंड मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ओनर्स अपने बिजनेस से अलग हो गए। अब ओनर को जब रिपोर्ट लेना है तो किससे रिपोर्ट लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको कंपलसरी कर दिया गया कि यू हैव टू मेंटेन बुक कीपिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, कुछ रिकॉर्ड कीपिंग आपको रखना पड़ेगा। Hence, to safeguard the interest of the owner and investor, the business establishment required detailed information about the business, which paved the way for development of comprehensive financial accounting information system। और इसी की वजह से आज की तारीख में जो भी हम लोग अकाउंटिंग देखते हैं ये इसी रूप में होता है। ठीक है। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की बात करें, रिसेंटली द नीड फॉर एनालिसिस of financial information for managerial decision making caused emergence of management accounting and a separate branch of accounting as a separate branch। मतलब हमने उसमें और डेवलपमेंट किए और बहुत बार हमें बिजनेस डिसीजंस जो लेने पड़ते थे वो अकाउंटिंग के बेसिस पे लेने पड़ते थे। तो इसके लिए एक नया अकाउंटिंग डेवलप हुआ नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ही रहता है, मैनेजर तक ही रहता है, ये शेयर होल्डर को शेयर किया जाता नहीं है, ये उनके यूसेज के लिए। ओके। दो अकाउंटिंग वाज इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज of evolution of accounting, it has gradually developed into social responsibility accounting। धीरे धीरे इसका दायरा और बढ़ा और हमने क्या इसको किसमें डाल दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये जो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इसमें से उनको कुछ सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज करना चाहिए, तो उसका भी अकाउंटिंग होने लगा in the 21st century। This is due to the vast growth of business activities as a result of development in various fields। तो हम देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि बिजनेस के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉर्म्स भी आ गया। Thus accounting has become inevitable in the modern world of business। आज की तारीख में अकाउंटिंग कैसा हो गया, इनएविटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। Got it? Let us check the meaning and definition। In simple words, the bookkeeping means recording of the business transaction in the books of account in a systematic way। तो systematic way में जब हम books of account maintain करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, it is known as bookkeeping। ठीक है। All monetary transaction, कौन से ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी। ठीक है। यहाँ पर इमोशनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे नहीं। आपने किसी को गिफ्ट दिया, क्या इसमें रिकॉर्ड करेंगे? अगर वो गिफ्ट पर्सनल है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, अगर वो गिफ्ट पर्सनल है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। सारे जो ट्रांजेक्शन है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होने चाहिए, आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। कैसे रिकॉर्ड होंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड होंगे। फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना। तो जो अकाउंटिंग ईयर रहता है, जैसे ही 1 ईयर का पीरियड फिनिश होता है तो हम यहाँ पर उसको क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं और हमें 1 साल का इंफॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन वी रिसीव फॉर 1 ईयर। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। देखो क्या बोल दिया, दो चीजें बोल दी, बुक कीपिंग इज आर्ट और साइंस, लेकिन हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग
कॉमर्स, तो यहाँ पर कॉमर्स का नाम ही नहीं लिया। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस। व्हाई इट इज एन आर्ट? बिकॉज रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन रिक्वायर आर्ट, है ना, कि आप कैसे लिखें सो दैट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रांजेक्शन वाज। आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेकंड थिंग, उसका प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड एंड बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है, ये एक आर्ट है। अलॉन्ग विद दैट ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है। कैसा रिकॉर्डिंग है? सिस्टमैटिक। और कोई भी चीज जब सिस्टमैटिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। हेंस इट इज कॉल्ड एज आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 year। तो इसमें और क्या चीजें आ गई? पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सेकंड क्लासिफाइंग एंड थर्ड वन समराइजिंग। तो जब आप बुक कीपिंग की बात कर रहे हो यू शुड टॉक अबाउट दिस 3 थिंग्स: सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। ओके। तो यहाँ पर वेरियस पर्सन्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दिया है। एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बाय हार्ट कर लेना है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सबसे छोटा डेफिनेशन होता है ना, वो हमको सबसे प्यारा होता है। व्हाई? इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू बाय हार्ट, है ना। तो इसमें जो बाटली बॉय है, देखो JR बाटली बॉय, इन्होंने कितना छोटा डेफिनेशन दिया। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, और कोई भी बाय हार्ट कर सकता है ना। तो अगर आपको ये जो बिग बिग डेफिनेशंस हैं, जैसे रिचार्ड ने दिया, या नॉर्थकॉट ने दिया, या RN कार्टर ने दिया, ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, या छोटा करना है तो यू कैन गो फॉर JR बाटली बॉय। तो बहुत ही सिंपल ढंग में उन्होंने समझा है। फीचर्स देखते हैं एक एक करके। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, तो इसमें क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक मेथड है। इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बता दिया। दूसरा, कोई इमोशनल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, जिसके अंदर क्या हुआ है, मनी और मनीज वर्थ ट्रांजेक्शन में आया है, लेन देन में आया है। ओके। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, तो हम लोग इसको पीरियोडिक वाइज में मेंटेन करते हैं। आप मंथली बोल सकते हो, क्वार्टरली बोल सकते हो, हाफ ईयरली बोल सकते हो, ईयरली बोल सकते हो। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसको बनाया जाता है, विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो ये जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूजफुल हो जाएगा। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं ये कॉन्शियस बेसिस पे कर रहे हैं। ज्यादातर ये जो रूल्स है दैट इज गिवन बाय लुका दी बार्गो पेसियोली, इन्होंने जो दिया है इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे हम ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। पहले क्या बताया, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मतलब सिस्टमैटिकली। किसी भी चीज का जब हम सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं इट इज कॉल्ड एज साइंस, इट इज कॉल्ड एज साइंस। तो ये जो फीचर्स हमने देखा, फीचर ऑफ व्हाट, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। तो पहला था इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। सेकंड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ओके, useful for future references, it is based upon rules and regulation, it's an art of recording and we record it in scientific manner। चलो यहां तक कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज to keep a complete and accurate record in a systematic and orderly and logical manner. Number 2, all the business transactions are to be recorded date wise and account wise। जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनको हमको कैसा रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है और अकाउंट वाइज। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन हमको बाइफरगेट करना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में जाएगा। एग्जांपल, सेल होगा तो सेल्स के अकाउंट में जाए, परचेस होगा सो वी विल पुट दैट थिंग इन परचेस अकाउंट। तो हम लोग हर एक एक्टिविटी के लिए जहां तक हो सके वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, है ना। कस्टमर्स का अकाउंट अलग रहेगा, हमारे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका सैलरी अकाउंट अलग होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और डेट वाइज इफेक्ट उसमें हम पुट करेंगे।
बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। आपने एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो आप इसे प्रिजर्व करके रखते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, हेंस इट इज कॉल्ड एज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस। और फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, उसे एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है whenever and wherever required. To know the profit or loss, ये सबसे बेसिक है। Why you prepare bookkeeping? To know the profit and loss, आपको पता चले कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है ना। जहां पर लॉस हो रहा है तो आप कुछ कंट्रोल एक्टिविटी पुट कर सकते हो। अगर नहीं संभाला जा रहा है, यू कैन क्लोज डाउन योर बिजनेस, एटलीस्ट लॉस को तो हम वैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन आप ले सकते हो। नेक्स्ट, टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपको जानना है आपके ऊपर कितना कर्जा है, दैट इज नोन एज लायबिलिटीज, और कितना आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज नोन एज एसेट। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है। टू नो व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स, ये पता करना कि हमें दूसरों को कितना पे करना बाकी है। एंड व्हाट अदर्स ओ टू हिम, और दूसरों से कितना लेना बाकी है, मतलब हमारे लेनदार कितने हैं और हमारे देनदार कितने हैं, है ना, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये पता चलता है। बिजनेसमैन कम्स टू नो the current year's progress over previous year and compare its financial result with other business enterprises in similar line। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। हम पहला कंपैरिजन अपने आप से करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, प्रीवियस ईयर के मुकाबले हमने इस साल कितना ग्रोथ किया, कितना प्रॉफिट एक्सेस किया, और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, है ना, या अदर इंडस्ट्रीज में जो वर्क कर रहे हैं, उनके मुकाबले हम लोग कितना सक्सेसफुल हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग सिस्टम का, ठीक है। तो फर्स्ट इज व्हाट, टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड इन अ सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। डेट वाइज होना चाहिए, अकाउंट वाइज होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है जब आप बुक कीपिंग करते हो। दूसरा, इसे एज अ एविडेंस भी पेश किया जा सकता है। आप इसे बनाते हैं ताकि आपको पता चले प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, आपको पता चले कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आप कितने कर्ज में हो, आपको पता चलेगा कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। एंड एट द एंड यू कैन कंपेयर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ योर प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड विथ योर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। हाँ, क्विकली लेते हैं फटाफट। क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक तो हमें रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है जब भी आप उसे रेफर करना चाहें। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है तो आप उसे कभी भी रेफर कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमेशा हमारे जो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन, और ये इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ मिलेगा, बुक कीपिंग से मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एटसेट्रा एट एनी गिवन टाइम। इससे क्या हेल्प हो जाती है, यू कैन मेक बेटर डिसीजन। और जहां पर आपको लगता है कि कंट्रोल करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको लॉस इंकर हो रहा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर आप प्रॉपर कंट्रोल पुट कर सकते हो, है ना। एग्जांपल, सपोज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, टीचर्स को सैलरी कितना जा रहा है, हमारा जो भी रेंट है वो कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना जा रहा है, और जो नोट्स हम लोग ऑर्डर करते हैं उसका कॉस्ट कितना जा रहा है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा फोटोकॉपीज का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, जेरोक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं उसे कंट्रोल करूंगा। मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलूंगा, देखो जहां पर जरूरत है वहीं पर प्रिंट आउट निकालो, हमें वेस्टेज करना नहीं है। जब क्लासेस रन नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा जो क्लासरूम है उसको क्या कर देना, वहां के एसी लाइट्स क्या कर देने, ऑफ कर दे, फैन क्या कर देना, ऑफ कर देना। देखो आपके पेरेंट्स भी घर में क्या करते हैं, जब जरूरत ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देंगे, उस टाइम के लिए ऑफ कर देंगे, है ना, फैन वगैरह बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग है, क्या है, कंट्रोलिंग टू रिड्यूस दी कॉस्ट। तो यहाँ पर हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्टिंग के ऊपर और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। बट कब कर पाएंगे, जब हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हमें एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, कभी कोई डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है या डिस्प्यूट को सॉल्व करना है,
वी नीड एविडेंस। तो ये एविडेंस हमको कहां से मिलेगा? बुक कीपिंग से मिलेगा, क्योंकि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया गया है। एंड द लास्ट वन इज टैक्स लायबिलिटी। आप जब रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि कितना टैक्स पे करना है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स, है ना। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी जब फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक चैप्टर है, जब आपने पढ़ा था, तो उसमें इनकम टैक्स या वेरियस जो टैक्स होते हैं, है ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में बताया गया था। तो ये जो टैक्स लायबिलिटीज होती है वो कैसे पता चलेगी? जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपके पास ओवरऑल इंफॉर्मेशन होगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी से कितना पैसा आया है, मेरे पास रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, मेरे पास सेल कितना हुआ है, और उसके बेसिस पे आप क्या पे कर सकते हो? एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर सकते हो। तो टैक्स लायबिलिटी यू कैन डिराइव। यूटिलिटी, यूजफुलनेस। यूटिलिटी मतलब फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, किसके लिए यूटिलिटी है? ओनर के लिए। तो ओनर को क्या पता चलता है? ओनर को पता चलता है प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, असेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, ये ओनर को फायदा होता है। ठीक है। मैनेजमेंट को क्या फायदा होता है? मैनेजमेंट कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल कर सकता है, प्रॉपर डिसीजन ले सकता है और प्लानिंग कर सकता है बुक कीपिंग की मदद से। इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर भी प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। हमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, कैसे मालूम पड़ेगा? बुक कीपिंग देखेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली दे विल टेक दी डिसीजन। कस्टमर को क्या फायदा है? कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है वो पता चलेगा। ही कैन बी एश्योर्ड अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर उसको ऐसा लगता है कि चलो ये मैं गुड्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐसा गुड्स है जो फ्यूचर में भी मुझे मिलता रहेगा, है ना, तो वो लॉयल कस्टमर बनेगा। कैसा बनेगा? लॉयल कस्टमर। तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा है किसमें? टाइप ऑफ टैक्सेस कितना ड्यू है वो डिटरमाइन करने में। तो गवर्नमेंट पता लगाएगी कि हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कितना टैक्स लेना है। जो लैंडर्स है, लैंडर्स मतलब जो मनी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें लोन देते हैं, मनी लैंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। तो उनको क्या मिलता है? एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग पता चलता है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिटेबिलिटी। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो आपको बताना पड़ता है कि यू आर एलिजिबल टू रीपे देम बैक। आप उन्हें वापस पे कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी आपके अंदर है। आप देखो, आप बैंक से भी लोन लेने जाइए तो वहां पर लोन देने के पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, है ना। हाउ मच यू आर अर्निंग, आपका पे स्लिप दिखाइए, या आपका बिजनेस है तो उसका प्रॉफिट का स्टेटमेंट हमें दिखाइए। वो चेक करना चाहते हैं कि क्या ये लोन आप रीपे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये काम आता है बुक कीपिंग यहाँ पर। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हम बिजनेस ग्रोथ अकाउंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट होता है। नाउ देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इन द लास्ट लेक्चर हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में क्या किया था, एक आइडिया लिया था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जो तीन टर्म है इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फिलहाल टेक्स्ट बुक में हमें ये दो चीजों के बीच में क्या दिया है, डिफरेंसेस दिया है। मीनिंग देखते हैं। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर दो चीजें, जब आप बुक कीपिंग कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, सेकेंड इज क्लासिफाइंग। आप उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कौन से अकाउंट में वो जाना चाहिए। सेल है तो सेल्स में जाएगा, परचेस है तो परचेस में जाएगा, सैलरी है तो एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट में जाएगा, कैपिटल है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा आप क्या कर रहे हो? बाइफोगेट कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। बट अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है ना। इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। क्या क्या आ गया? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग the financial data. That means accountancy include bookkeeping. accountancy में bookkeeping भी आ जाता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कुछ हमारा डायग्राम इस लेवल पे बनेगा।
अकाउंटेंसी, ओके, और इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बुक कीपिंग। ठीक है, यस। तो आप देखिए बुक कीपिंग ये कैसा है, नैरो कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, ओनली रिकॉर्डिंग। क्या होता है, ओनली रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ये किस में हो रहा है, बुक कीपिंग में हो रहा है। बट हम जब बात करते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, तो ये अकाउंटेंसी की बात हो रही है। मतलब अकाउंटेंसी उससे 3 स्टेप आगे है, उसमें समराइजिंग भी हो रहा है, एनालाइजिंग भी हो रहा है और इंटरप्रेटिंग भी हो रहा है, तब जाके उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। गॉट इट एवरीवन? स्टेजेस वी आर सीइंग, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। विच स्टेज? प्राइमरी, मतलब स्टार्ट जो होता है वो बुक कीपिंग से होता है। हमने देखा ना यहाँ पर ये जो 2 चीजें थी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये हमने बुक कीपिंग किया, तो स्टार्ट कहां से होता है, बुक कीपिंग से, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इट इज बेस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या है, बेस है, बेस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग से ही अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज it includes secondary stage of analysis and interpretation. तो when we are talking about accountancy, उसमें क्या आ जाता है, secondary stage आ जाता है, जिसमें analysis और interpretation क्या है, analysis and interpretation. Objective: the objective of the bookkeeping is to keep the record of all financial transaction in proper and systematic manner. तो यहाँ पर record keeping is the objective. कीप द रिकॉर्ड, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका प्रॉपर और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। बट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटी। आपको प्रिपेयर तो करना है बट आपको रिपोर्ट भी करना है। किसको रिपोर्ट करना है, जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने आपको ये बुक कीपिंग करने बोला था उनको आपको रिपोर्ट करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है ना। ये हम क्यों बना रहे हैं, बुक कीपिंग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसने हमें ये जॉब दिया है उसको हमें रिपोर्ट करना है, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करके हमें ये इंफॉर्मेशन डेलीगेट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बुक कीपिंग के साथ छोटा मोटा काम है, तो कौन करता है, जो जूनियर स्टाफ है हमारे वो लोग बुक कीपिंग कर लेते हैं। ठीक है, बट अकाउंटेंसी उसमें हमको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी करना है, तो उसके लिए हम किसको सिलेक्ट करते हैं, सीनियर स्टाफ को। किसको करते हैं, सीनियर स्टाफ को। आउटकम क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट क्या मिलेगा, बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग से आप क्या बनाते हो, जर्नल एंट्रीज पास करते हो, लेजर जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 में देखेंगे आगे, 2, 3, 4। और जब हम अकाउंटेंसी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एकदम फाइनल स्टेज में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब हमें ये मिलता है। ठीक है ना, और यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नॉट टॉकिंग अबाउट पीरियड, बुक कीपिंग इज डे टू डे एक्टिविटी। बुक कीपिंग अगर आपको करना है ना, तो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है। डेली जाकर के आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कितना रिकॉर्ड हुआ, कितना ट्रांजेक्शन हुआ और उसकी एंट्रीज पास करना है। जबकि अकाउंटेंसी जो है वो एंटायर ईयर का वर्क रहता है, हमेशा आपको करते रहना पड़ता है। ओके, एनालिसिस, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। एनालिसिस का तो इसमें पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना, एनालिसिस का इसमें पार्ट नहीं, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, तो एनालिसिस में नहीं होता। जबकि व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटेंसी, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रीट भी करना है, दोनों काम करना है। एनालिसिस भी होना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब उससे क्या
आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो भी आपको पता लगाना है। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन, सिर्फ बुक कीपिंग रहेगा तो उसके ऊपर डिसीजन ले सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सिर्फ क्या हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ है और समराइजिंग हुआ है। तो जो हमारे मैनेजर हैं उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, एनालिसिस के ऊपर और इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंसी, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी बिजनेस डिसीजन लिए जा सकते हैं। स्किल रिक्वायर्ड, अगर आपको बुक कीपिंग करना है तो आपके अंदर क्या स्किल होने चाहिए, एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा स्किल, एनालिटिकल स्किल। बट जब आप क्या करते हो, अकाउंटेंसी करते हो, तो यहाँ पर एनालिटिकल स्किल जरूरी होता है, इट इज कंपल्सरी, ठीक है, तो जाके आप अकाउंटेंसी कर सकते। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी का देखो डेफिनेशन दिया है, और ऑलरेडी हमने अकाउंटेंसी के बारे में देखा। तो आप जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, जो कोटलर हैं, आई थिंक सॉरी कोटलर नहीं, कोहलर हैं, तो इन्होंने दिया हुआ ये डेफिनेशन आप बाय हार्ट कर सकते हैं। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी थियरी और प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी बोला जाता है। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट एंड एंथनी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। It is a mean of collecting, summarizing, analyzing and reporting in the monetary term information about the business transaction। इन्होंने बताया कि नियरली सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब में अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें होता क्या है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, रिपोर्ट करते हो। कौन से इंफॉर्मेशन, जो मॉनिटरी टर्म्स में इंफॉर्मेशन है ना, जिसका मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसे इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो, समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, और इसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी बोला जाता है। सो वी हैव सीन दिस थिंग इन द लास्ट लेक्चर कि जो अकाउंटेंसी का बेसिस क्या है, फर्स्ट इज कैश बेसिस, सेकंड इज अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, एंड थर्ड वन इज मिक्स और हाइब्रिड बेसिस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अक्रूवल बेसिस तक देख लिया था, एक बार क्विकली इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कैश बेसिस क्या था, कैश बेसिस इन द सेंस जब कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शंस में होता है, व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कैश, एट दैट टाइम ओनली वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। उसी समय हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, मिस्टर बाबूराव wants to purchase some chairs, मिस्टर बाबूराव wants to purchase some chair। तो वहां पर आया श्याम, श्याम क्या करता है, चेयर सेल करता है, ही इज अ सेलर। तो मिस्टर बाबूराव ने चेयर परचेस किया, ही परचेस 2 chairs फॉर 500 रुपीज ईच, है ना, 2 चेयर परचेस किया 500 रुपीज ईच, मतलब बाबूराव को कितना पे करना है, 1000 रुपीज। तो बाबूराव ने चेयर लिया और कैश 1000 रुपीज श्याम को दिया। क्या ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ? यस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैश इन्वॉल्व था। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कब रिकॉर्ड किया जाएगा? व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग इन कैश बेसिस। मतलब ये बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग का मतलब ये जो रिकॉर्डिंग का मेथड है, इसमें हम लोग कैश बेसिस अगर सिस्टम यूज करते हैं तो जब कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही हम रिकॉर्ड करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड कौन सा? एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। चलो दूसरे मेथड से जाने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस, मतलब कैश इन्वॉल्व होगा तो ही आप एंट्री करोगे। अभी सेम एग्जांपल में लेता हूं, बाबूराव को क्या परचेस करना है, ही वांट्स टू परचेस 2 चेयर्स फॉर 500 रुपीज ईच। तो शाम से उसने परचेस किया, शाम ने चेयर दे दिया, बाबूराव ने बोला कि पैसे अभी नहीं है, मैं पैसे आपको 30 डेज के बाद दूंगा। व्हेन आई विल पे यू आफ्टर 30 डेज। तो श्याम ने बोला ठीक है, आप पहचान के हैं, 30 दिन के बाद मैं आऊंगा पैसे लेने के लिए। तो यहां पर क्या बाबूराव ने चेयर परचेस किया? आंसर इज यस। क्या बाबूराव ने कैश दिया? आंसर इज नो। तो क्या बाबूराव के बुक्स के अकाउंट में हम ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो चेयर परचेस किया है? गिव मी द आंसर।
तो आंसर इज नो, we will not record this transaction. Why we will not record? Because Babu Rao has not paid a single amount, है ना, सिंगल रुपी अभी तक उसने कुछ पे किया नहीं है. कब पे करेगा? he will pay after 30 days. तो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा? आफ्टर 30 days. Why? Because we are maintaining on cash basis. ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं? कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हमारा एक्रूअल बेसिस का अकाउंटिंग है, कौन सा? एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, ये जो अकाउंटिंग होता है, इसमें जब अमाउंट अक्रू हो जाता है, अक्रू होना मतलब जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ और आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई पे करने की, वेदर यू हैव पेड और नॉट, आपने पे किया हो या ना पे किया हो, पे करना बाकी है तो भी यहां पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस. ठीक है. क्या लिखा है देखो, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो, बट हैज बीन अर्न्ड, लेकिन आपने वो पैसे कमाए हैं. ठीक है ना, मिला ना मिला वो बात की बात है, वो पैसा 30 दिन के बाद मिलेगा, कभी भी मिलेगा, लेकिन आज ट्रांजेक्शन हुआ ना, तो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन. अक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड. तो आपने पे किया हो या ना पे किया हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर वही एग्जांपल लेते हैं, अगर बाबू राव पैसे शाम को 30 दिन के बाद देगा तो हम एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे. कौन से बेसिस में? एक्रूअल बेसिस में. तो जो एक्रूअल बेसिस का अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं वो दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस वाला भी और एक्रूअल बेसिस वाला भी. ठीक है. So we have seen cash basis and accrual basis. Third one is mixed or hybrid basis. ये क्या होता है? It is a combination of cash basis and accrual basis of accounting. Under mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed. Revenue and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. This law, the laws in India prohibits the use of this method. तो इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी नहीं पढ़ाया था. क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि ये जो लॉ है ये इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है, हम लोग इसको यहाँ पर यूज करते नहीं. ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि रेवेन्यू एंड असेट, अगर कोई चीज इनकम है, आ रहा है, और असेट है, प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस पे. और अगर कोई लायबिलिटी एक्सपेंसेस है वो अक्रू हो रहा है तो हम उसे एक्रूअल बेसिस पे करेंगे. तो ये हाइब्रिड सिस्टम है, मिक्स सिस्टम है, इसका इंडिया में इस्तेमाल होता नहीं है. तो हमारे लिए बेसिकली दो ही सिस्टम हो गया, एक तो कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो इससे आपको क्या बेनिफिट है, उसके क्या फीचर्स है? तो रिलायबिलिटी है पहला, मतलब आप इस डेटा के ऊपर रिलाय कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट, है ना. कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसका कुछ बिल बना होगा, रिसीट बना होगा, तो उसके बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, तो ये रिलायबल है. दूसरा, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये रिलेवेंट है, अप्लीकेबल है ना. जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? यूजफुल है. थर्ड वन, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब ये इस प्रकार से लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. कोई भी कॉमन पर्सन अगर इसे रीड करता है तो ही विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट. एंड लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी. आप क्या कर सकते हो? अपने ही प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो या अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया. अब देखिए आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज. कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं, और ये लास्ट तक आपको याद रखना है. लास्ट तक इन द सेंस, जब तक आप अकाउंट की स्टडी कर रहे हो तब तक आपको ये टर्मिनोलॉजीज को क्या करना है? याद रखना. तो पहली चीज तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन के बारे में बताया है. व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन क्या होता है?
व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, इट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। आप कोई आर्टिकल को, गुड्स को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन बोला जाता है। हो सकता है ये पैसे के लिए हो, पैसे जैसी दूसरे चीजों के लिए हो, या ये फ्री गिफ्ट भी हो सकता है। तो जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब हिंदी में लेन देन है ना, तो जो ये लेन देन होता है ये क्या हो सकता है, या तो मॉनेटरी बेसिस पे हो सकता है, मतलब पैसे का लेन देन हो सकता है, या नॉन मॉनिटरी हो सकता है, मतलब बिना पैसों के हो सकता है। ठीक है, तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन तो बहुत इजी है। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जब हम बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैश ट्रांजेक्शन, या तो ट्रांजेक्शन कैश है मतलब नगद में आज का आज पैसा दे दिया। दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पैसा कुछ दिनों के बाद देंगे, ठीक है ना। तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब नगद, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार, नगद उधार, है ना। ये तो हमने कई बार सुना है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो रिटेलर है वो अपने यहाँ पर बोर्ड लगा के रखते हैं, आज नकद कल उधार, है ना। इसका मतलब दे डोंट वांट टू गिव क्रेडिट। तो ये जो ट्रांजेक्शन है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ये दो टाइप में होता है। एक नगद, नगद मतलब कैश ट्रांजेक्शन, पैसा दो गुड्स लेकर के जाओ, और दूसरा होता है उधार, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आज सामान लेकर के जाओ पैसे बाद में देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। सेकेंड वन इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनिटरी क्या होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। कैसे, इट्स अ बार्टर ट्रांजेक्शन, है ना, 9th-10th में हमने किया है। बार्टर ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज बार्टर ट्रांजेक्शन, व्हेन वी transact one goods for another goods or one service for another services और goods और service for another goods और services। आप एक गुड्स के बदले में जब गुड्स दूसरा गुड्स एक्सेप्ट करते हो, है ना, जो चीज आपके पास सरप्लस है आप वो देना चाहते हो, और जो चीज आपके पास कम है वो आप लेना चाहते हो, तो जब ऐसा एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। तो हमने कई बार ऐसा देखा भी होगा, ठीक है, कि लोग जो विलेजेस में जहां पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कभी कभी लेस होता है, कम होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, सॉल्ट के बदले में कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, या व्हीट के बदले में आप राइस ले रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सचेंजेस होते रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। ट्रांजेक्शंस, exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transaction। देखो ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, तो यहाँ पर जब गुड्स और सर्विसेज इसका एक्सचेंज हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट और आर्टिकल, इसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवाएं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सलून में जा रहे हो एंड यू वांट अ हेयर कट, सलून में जाते हैं ना, एंड यू वांट अ हेयर कट, तो हेयर कट जब आप कर लेते हो तो वहां पर वो जो हेयर ड्रेसर रहता है वो क्या करता है, सारे जो हेयर्स रहता है वो पैक करके आपको दे देता है, घर पे लेके जाओ और पैसे दे दो, ऐसा करता हो नहीं। वो क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, वो आपके हेयर की ड्रेसिंग कर रहा है प्रॉपरली, है कि नहीं, और इसके लिए आप उसे क्या करते हो, पे करते हो। तो यहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो अपनी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेम मेडिसिन तो हमको कहाँ से मिल जाती है, मेडिकल से भी मिल जाती है। देन व्हाई वी विजिट अ डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर के पास वो नॉलेज है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसकी सर्विस लेने जाते हैं, और सर्विस लेने जाते हैं तो हम उसे पे करते हैं। तो यहाँ पर जो सेवाएं हैं उसे सर्विसेज बोला गया है, ठीक है। तो जब हम मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे जैसी दूसरी चीजों के साथ में इनका एक्सचेंज करते हैं तो इसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन। नाउ दे हैव गिवन एग्जांपल लाइक मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी में कैश, क्रेडिट, ये हमने अभी अभी गो थ्रू किया। नॉन मॉनिटरी में देखो हमने गो थ्रू किया बार्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती है जो कि हमारे लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टर्मिनोलॉजीज आपको हमेशा काम में आएंगी। सो
ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है और यहाँ से इसको क्या करना है आपको एक एक करके बाय हार्ट भी करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। टेल मी व्हाट इज नरेशन, टेल मी व्हाट इज गुड्स, है ना। तो व्हाट वी विल डू दिस थिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, so done for the day. Thanks a lot for watching. Meet you in the next episode. Bye bye.